करोड़ तक हो और इससे हर भारतीय की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसी सोच के साथ कुछ समय पहले ई कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को स्वीकृति दी है। इसके लिए दूसरे फेज से 4 गुना ज्यादा राशि को मंजूरी दी गई है। ये तो आपका विषय है, ताली बजा सकते हैं। मनन मिश्रा में ताली न बजाए वो तो मैं समझ सकता हूं, वो आपके लिए कठिन काम था। मुझे खुशी है कि देश भर की अदालतों के डिजिटाइजेशन को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ईज ऑफ जस्टिस के प्रयासों के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथियों, हमारी सरकार अदालतों में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए भी प्रतिबद्ध है। 2014 के बाद से इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की जा चुकी है। मैं वर्तमान सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में आप सभी को आ रही दिक्कतों से भी अवगत हूं। पिछले सप्ताह ही सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। बस अब आप लोगों के पास कोई संसद भवन की तरह पिटीशन लेकर ना आ जाए कि फिजूल खर्ची हो रही है। साथियों, आज आपने मुझे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ करने का भी मौका दिया है। डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स की मदद से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अब डिजिटल फॉर्मेट में भी मिल सकेंगे। मुझे देखकर अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट कराने की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। मुझे उम्मीद है कि देश की अन्य अदालतों में भी जल्द ऐसी व्यवस्था हो सकेगी। साथियों, आज टेक्नोलॉजी कैसे ईज ऑफ जस्टिस में मददगार साबित हो सकती है, इसका एक कार्यक्रम अपने आप में एक उदाहरण है। मेरा ये संबोधन अभी एआई की मदद से इसी वक्त इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है और आप में से कुछ लोग भाषिणी ऐप के माध्यम से उसे सुन भी रहे हैं। कुछ शुरुआती दिक्कतें हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी कितना बड़ा कमाल कर सकती है ये इससे पता चलता है। हमारी अदालतों में भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग करके सामान्य नागरिकों का जीवन आसान बनाया जा सकता है। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले कानूनों को सरल भाषा में लिखे जाने की बात कही थी। मैं समझता हूं कि अदालत के निर्णयों का आसान भाषा में लिखे जाने से आम लोगों को और मदद मिलेगी। साथियों, अमृतकाल के हमारे कानूनों में भारतीयता और आधुनिकता की समान भावना दिखनी भी उतनी आवश्यक है। वर्तमान की परिस्थितियां और बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप सरकार भी
कानूनों को मॉडर्नाइज करने पर काम कर रही है। पुराने कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज को खत्म करके सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्था शुरू की है। इन बदलावों के कारण हमारे लीगल, पॉलिसिंग और इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम ने नए दौर में प्रवेश किया है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। सैकड़ों वर्ष पुराने कानूनों से नए कानूनों तक पहुंचने का परिवर्तन सहज हो, यह बहुत जरूरी है। इसके लिए पहले ही सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि वो भी सभी स्टेक होल्डर्स की ऐसी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी आगे आए। साथियों, एक सशक्त न्याय व्यवस्था विकसित भारत का प्रमुख आधार है। सरकार भी लगातार एक विश्वस्त व्यवस्था बनाने के लिए अनेक निर्णय कर रही है। जन विश्वास बिल इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इससे आने वाले समय में न्याय व्यवस्था पर बेवजह पड़ने वाला बोझ कम होगा। इससे पेंडिंग केसेस की संख्या भी घटेगी। आप जानते हैं कि सरकार द्वारा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए लॉ ऑफ मीडिएशन की व्यवस्था भी की गई है। इससे भी हमारी न्यायपालिका, विशेष रूप से सब ऑर्डिनेट जुडिशरी पर पड़ने वाला बोझ कम हो रहा है। साथियों, सभी के प्रयास से ही भारत 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। और इसमें निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अगले 25 वर्षों की भी बड़ी सकारात्मक भूमिका है। एक बार फिर आप सबने यहां मुझे निमंत्रित किया। आप सबके ध्यान में शायद एक बात आई होगी, लेकिन ये फोरम ऐसा है कि मुझे लगता है कि उसका जिक्र करना मुझे अच्छा लगेगा। इस बार जो पद्मा अवार्ड जो दिए गए हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और समग्र एशिया की पहली मुस्लिम सुप्रीम कोर्ट जज, उनको इस बार फातिमा जी को हमने पद्म भूषण सम्मान दिया है। और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। एक बार फिर मैं सुप्रीम कोर्ट को उसके 75 वर्ष पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके गरिमामय उद्बोधन के लिए हम तहे दिल से आपको आभार व्यक्त करते हैं। Finally, I request Justice B.R. Gavai, Judge Supreme Court of India, to kindly deliver the vote of thanks. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, Honorable Chief Justice of India, Dr. Justice D.Y. Chandrachud, Mrs. Chandrachud, my distinguished colleague Justice Sanjeev Khanna, and my esteemed colleagues on the bench, former Chief Justices and former judges of the Supreme Court of India, Chief Justices and judges from the judiciaries of Bangladesh,
Bhutan, Mauritius, Nepal, and Sri Lanka, Union Minister of State of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, the Learned Attorney General for India, Shri R. Venkatramani, Chief Justices and Judges of the High Courts, Shri Tushar Mehta, Solicitor General of India and the Law Officers, Shri Rahate, Secretary Justice, Shri Nitin Chandra, Secretary Law, Chairman of the Bar Council of India, Shri Manan Kumar Mishra ji, President of the Supreme Court Bar Association, Dr. Adish Agarwala, and all the office bearers, Shri Manoj Mishra, the President and other office bearers of SCORA, members of the Bar, Registry, and citizens of India who have joined us virtually. I am honored to propose a vote of thanks in an event which marks the beginning of the 75th year of the Supreme Court of India. This institution was envisaged with tremendous expectations as India shifted from a colonial system to a constitutional system. The framers of the Constitution considered the right to approach the Supreme Court to seek remedies against violation of rights so important that they incorporated it in the Fundamental Rights chapter itself. The constitution of the Supreme Court symbolizes the balance of justice which the framers intended to create. That is an institution that will act as a shield for the citizens against the excesses of power. The preamble of the Indian Constitution reflects the ideals of justice, liberty, equality, and fraternity, emphasizing the commitment to securing justice for all citizens. The Supreme Court, as the apex judicial authority, plays a central role in ensuring the realization of these ideals. Referring to Article 32 of the Indian Constitution, which provides for citizens to approach the Supreme Court, Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, once said, and I quote, "If I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important, an article without which this Constitution would be a nullity, I could not refer to any other article except Article 32. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it," unquote. Over the last 74 years, the Supreme Court has indeed acted as the heart and soul of the Constitution. Through its judgments, the court has safeguarded the rights of citizens on numerous occasions. Today's event provides expression to the commitment which the judges have carried in the last 74 years. Today, we have also launched a few new initiatives. This shows the continuing dedication of the court to make its process accessible and feasible for the common citizen. The Constitution also emphasizes on social and economic justice in addition to political justice, as Dr. Ambedkar has stated in his last address to the Constituent Assembly on 25th of November 1949. It cannot be denied that in the last 74 years of the functioning of the Constitution of India, all the three wings of the state, the legislature, the executive, and the judiciary have worked towards achieving the goals of social, economic, and political equality. In particular, the judiciary and the executive adopted a collaborative approach to ensure that the Supreme Court keeps on working at its full strength. The judiciary, the parliament, and the executive have been emphasizing on the need for diversity and representation of various sections of society in the judiciary. We have been making active effort to ensure this, and our effort shall continue. Since the Honorable Chief Justice of the High Courts are present here, I would earnestly request them to keep this in mind while making recommendations of elevations for the various High Courts. I thank the Honorable Prime Minister of India from the bottom of my heart for sparing time from his busy schedule to join us and share his thoughts and vision today, and also for launching the new initiatives of the Supreme Court of India. I extend my thanks to the Chief Justice of India, who as the head of the family of Indian judiciary, took a lead in organizing today's extraordinary event. I am grateful to Honorable the Chief Justice of India for fulfilling the long-standing demand of installing the statue of Dr. B.R. Ambedkar in the premises of the Supreme Court of India, and also for giving me an opportunity
to play an important role in the said project. It is only because of Dr. Ambedkar and the Constitution of India, as framed by him and his colleagues, a person like me, who began his schooling in a municipal school situated in a slum area, could reach to this position. I'll be failing in my duty if I do not place on record my deep appreciation for the efforts taken by the learned Secretary General and the team of the Supreme Court Registry involved in this project in completing the task in the shortest possible time. Thanks to my colleague Justice Sanjeev Khanna and my other colleagues from the bench for their contributions in today's event. I also thank Shri Arjun Ram Meghwal, the Union Minister of State for Law and Justice, for his continuous support in our endeavours. I also thank distinguished guests on the dais and off the dais, including Honourable Chief Justices and Justices from the neighbouring countries, respected former Chief Justices of India and Judges of the Supreme Court, Honourable Chief Justices and Judges of the High Courts, and the members of the Bar for taking out time from their schedule today. Lastly, I thank the Supreme Court Registry and its staff for organizing this event so efficiently. Under the leadership of the Chief Justice of India, the registry comprises senior officers and young officers drawn from different parts of the country, whose combined energy forms the backbone of the working of the Supreme Court. We look forward to the year-long celebrations that will be organized by the Supreme Court of India over this entire year with a focus on engaging with the citizens. As it is said in Marathi, Janteche Kalyan ha पहिला कायदा आहे. People's welfare is our first rule. Thank you very much. Jai Hind. With this, we come to the end of the program. I request the august gathering here to kindly wait until the Honorable Prime Minister and other distinguished dignitaries leave the auditorium.